नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। सबसे बड़ी जो खबर चल रही है वो ईरान और अमेरिका के बीच में जंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसको लेकर चल रही है। अमेरिका ने और ज्यादा हथियार भेजे हैं मिडिल ईस्ट में, नए जहाज भेजे हैं, नए कैरियर्स भेजे हैं, जो शिप कैरियर्स होते हैं जिन पे लैंड कर सकते हैं हवाई जहाज, जहां से हमला हो सकता है। ये सारा कुछ भेजा है। पेंटागन से खबर आई है कि लगातार वहां पर और हथियार भेजे जा रहे हैं। ईरान ने साफ साफ कहा है, एक बार फिर से ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह बात कही है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत करता है, हमारे ऊपर हमला करता है, तो इसका बराबर जवाब दिया जाएगा, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। यह सारा तमाशा लगातार वहां पर चल रहा है और जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। दुनिया भर में भी हलचलें तेज हो गई हैं। रशिया ने कंडेम किया है, रशिया का बयान आया है, मलामत की है उसने अमेरिका की, ईरान को धमकी देने के लिए। उसने कहा है कि अगर ईरान के ऊपर किसी भी तरह का हमला अमेरिका करता है तो इसका कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि यह विनाश करेगा, बर्बादी करेगा, तबाह कर देगा पूरे इलाके को, ना केवल मिडिल ईस्ट को बल्कि सारी दुनिया में इसकी तबाही का असर देखा जाएगा। इसी बीच में एक और बड़ी खबर आई है। यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, कतर और कुवैत, इन चारों कंट्रीज ने, जो गल्फ कंट्रीज हैं, चारों कंट्रीज ने अमेरिका को साफ साफ मना कर दिया है कि आप हमारे एयर बेसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते ईरान पर हमले के लिए। अब इसको सुनकर कोई बड़ा खुश हो सकता है कि खाड़ी के देश ईरान के साथ आ गए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यह कल्पना भी आप मत कीजिए। मैंने आपको कल ही बताया था कि यूएई और दूसरे मुल्क जो हैं वो इजराइल के साथ ग्रीस में एयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, वहां पर जो हवाई जंग होती है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बाकी इनका खेल आप इतना जानते हैं कि यह तो दिमाग से निकाल दीजिए कि यह ईरान के साथ या फलस्तीन के साथ इस तरह से खड़े होंगे। इनका डर दूसरा है, जिसकी तरफ कल मैंने आपको इशारा किया था। असल में ईरान के आसपास आप देखेंगे तो जो अमेरिका के बेसेज हैं वो कतर में भी हैं, वो टर्की में भी हैं, वो सऊदी अरबिया में भी हैं, वो यूएई में भी हैं। इन सारी जगहों पर अमेरिका के बेसेज हैं, आर्मी बेसेज हैं। अब अगर अमेरिका कोई भी हमला करता है ईरान के ऊपर, तो पहला काम जो ईरान करेगा, जो ईरान ने इशारा किया भी है, कि वो अमेरिकन बेसेस के ऊपर हमला करेगा। और अमेरिकन बेसेस इन गल्फ कंट्रीज में है, अगर उनके ऊपर हमला करेगा तो समझिए इन गल्फ कंट्रीज में भी हमला हुआ। और अगर ये लॉन्च करने देंगे अपने यहां से जहाज, भले ही इन्होंने मना कर दिया है लेकिन अमेरिका प्रेशर बनाएगा तो ये फिर झुक जाएंगे। और अगर ये अपने यहां से जहाज लॉन्च करने देंगे, इसका मतलब ये है कि ये सब ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हैं। ऐसे में ईरान को यह हक होगा कि वो इनके ऊपर हमला कर सके और ईरान इनके आयल डिपोज को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है, इनके यहां अच्छी खासी तबाही ला सकती है। जहां इन्होंने आयल रखा हुआ है, जो डिपोज हैं इनके, और जहां से आयल का एक्सट्रैक्शन होता है, तेल निकाला जाता है, उन जगहों को ईरान नुकसान पहुंचा सकता है। याद कीजिए, कतर ने बयान दिया था कि अगर ईरान के साथ हमला हुआ तो कुछ दिनों में पूरी खाड़ी में, पूरे गल्फ में पीने के पानी की दिक्कत शुरू हो जाएगी। और कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो क्रूड ऑयल की प्राइस है पहले ही बढ़ना शुरू हो चुकी है। और अगर ईरान पे हमला होता है और ईरान पलटकर इन मुल्कों के ऑयल डिपो वगैरह पर हमला करता है तो 2.3 ट्रिलियन से भी ज्यादा नुकसान होगा अमेरिका का। तो रशिया मना कर रहा है, रशिया यही बात कह रहा है कि अगर आप हमला करते हैं तो इसका कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होगा। उधर रशिया और यूक्रेन के अंदर जंग रुकवाने के लिए लगातार मीटिंग्स चल रही हैं और यहां एक बड़ी जंग छेड़ने की बात हो रही है। कल भी आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो खामनेई साहब के जो एडवाइजर हैं उन्होंने कहा था कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो एटॉमिक हथियार बनाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं रह जाएगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं रह जाएगा। यानी बहुत सीधी सी बात है कि यह जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। इसके अलावा हिंद महासागर में ढेर सारे नॉन अरब बेसेस आप कह सकते हैं जो अरब कंट्रीज के नहीं हैं, सीधे यूएसए और यूके के हैं। कल मैंने आपको इस पर भी डिटेल बताया था। उनके ऊपर भी ईरान प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, यानी पहले ही हमला कर सकता है, यह बताने के लिए कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा, डर का माहौल इजराइल के अंदर भी है। इजराइल की जो एनएससी है, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन जो है, उसने एक एडवाइजरी जारी की है। पासओवर का त्यौहार आ रहा है और उनका कहना यह है कि पासओवर के त्यौहार में दुनिया भर से लोग आते हैं इजराइल में।
उनका कहना यह है कि हमास और ईरान इन लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं। हालांकि ईरान का कोई ऐसा रिकॉर्ड है नहीं इस तरह के हमलों का, लेकिन फिर भी यह बात कही गई है कि पास ओवर के लोगों पर हमला किया जा सकता है। मेरा अपना मानना है कि यह सारी बातें सिर्फ हमास को बदनाम करने के लिए, ईरान को बदनाम करने के लिए की जा रही हैं। 7 अक्टूबर को लेकर भी आप जानते हैं कि अपने ही लोगों को इजराइल ने मारा था और फिर क्या क्या बदनामियां की गई थी। कहीं रेप का आरोप लगाया गया था, कहीं बच्चों को जलाने का आरोप लगाया गया था, और जब उसकी जांच शुरू हुई तो शिन बेट के चीफ को इसलिए हटा दिया इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कि कहीं जांच में उसका ही नाम सामने ना आ जाए, क्योंकि जो जांच रिपोर्ट बनी थी वो साफ साफ कह रही थी कि नेतन्याहू की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है। दरअसल शिन बेट के चीफ को हटाने वाला मामला अभी वहां पूरी तरह से सॉल्व हुआ भी नहीं है। ये चाहते थे कि नेवी के जो एक्स चीफ हैं उनको शिन बेट का चीफ बनाया जाए, लेकिन प्रेशर इतना पड़ रहा था कि इनको पीछे हटना पड़ा। अब ये कह रहे हैं कि शिन बेट के जो डिप्टी चीफ हैं उनको फिलहाल बना दिया जाएगा, और जेरूसलम पोस्ट जैसे अखबार की एडिटोरियल जो है वो कहती है कि ये जो शिन बेट चीफ का मामला है ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये केवल शिन बेट तक नहीं है, ये इजराइल के अंदर जो लगातार बंटवारा चल रहा है, इजराइल के अंदर जो गृहयुद्ध जैसा माहौल बन रहा है, ये उसका सिंबल है, ये उसको बताता है। वहां के लेफ्ट के एक लीडर हैं जो फलस्तीन के लिए हमदर्दी रखते हैं, उनका भी कहना है कि इजराइल के अंदर गृहयुद्ध जैसी स्थिति यानी कि सिविल वार जैसी कंडीशंस पैदा हो रही हैं। अब आपको एक और मजेदार किस्सा सुनाता हूं कतर गेट का। आप जानते हैं कि नेतन्याहू के ऊपर आरोप लगा हुआ है और उसके 2 लोग गिरफ्तार हैं, उसके बहुत करीबी 2 लोग गिरफ्तार हैं। वो कह रहा है ये सब बकवास हैं, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कतर से जो पैसा लिया गया था, जो नेतन्याहू के 2 करीबियों ने लिया था, जिसका हिस्सा निश्चित तौर पर पहुंचा होगा नेतन्याहू के पास भी, उसके पीछे खेल क्या था? उसके पीछे खेल यह था कि जो निगोशिएशन हो रहा है हमास के साथ, उसमें सिसी को यानी इजिप्ट को किनारे लगाया जाए, इजिप्ट को लगातार बदनाम किया जाए और किसको आगे बढ़ाया जाए? कतर को आगे बढ़ाया जाए। तो कतर का क्या खेल है यह समझना बहुत मुश्किल काम है। एक तरफ वो निगोशिएशन में भी हिस्सा ले रहा था, एक तरफ हमास के लोगों को उसने ऑफिस वगैरह भी दिया हुआ है, दूसरी तरफ नेतन्याहू जो है वो कतर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, सीसी को पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था। तो इसके पीछे क्या खेल हो सकता है? 7 अक्टूबर हमास, ये पूरे खेल के पीछे कतर का क्या खेल है, ये समझना ये बहुत जरूरी होगा। आने वाले वक्तों में बहुत कुछ समझ में आएगा, और यही कारण है कि कतर के जो न्यूज चैनल्स वगैरह हैं उनकी रिपोर्ट्स में बहुत यूज नहीं करता हूं, मैं उनके ऊपर बहुत भरोसा नहीं कर पाता हूं। कतर क्या कर रहा है ये कोई नहीं जानता। इतना हम जरूर जानते हैं कि अगर खाड़ी के देशों में अमेरिका के सबसे करीब कोई है तो कतर है। तो कतर से क्या खेल चल रहा था हम नहीं जानते हैं। अभी तो यह खबर है कि कतर से जो पैसे आ रहे थे वो इस बात के लिए आ रहे थे कि कतर को आगे रखा जाए निगोशिएशन में, और सिसी यानी कि इजिप्ट को किनारे किया जाए। और इस पूरे खेल में जेरूसलम पोस्ट जो अखबार है उसके एडिटर का भी नाम आ रहा है कि वो भी इस खेल में शामिल थे। तो असल में पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा था हमास, गजा और जंग के बहाने, ये शायद थोड़ा बाद में सामने आए। अभी नेतन्याहू साफ साफ घबराया हुआ लग रहा है, लगातार उसको समन जा रहे हैं, उसको पेश होना पड़ रहा है, और उसके 2 लोग करीबी लोग पहले से गिरफ्तार हैं। अगर उन्होंने कुछ उगल दिया तो नेतन्याहू के लिए पहले ही मुश्किल बढ़ी हुई है और ज्यादा मुश्किल बढ़ सकती है। उधर जो होस्टेजेस की फैमिली है वो शॉक्ड है, वो लगातार कह रही हैं कि इस आदमी ने अपनी कुर्सी के लिए हमारे लोगों को दांव पर लगा दिया। गजा में तो लोग मारे ही जा रहे हैं, गजा में ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मारे जा रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, ग्राउंड ऑफेंसिव बढ़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है 25% गजा को फिर से कब्जा किया जाएगा, और जाने क्या क्या चल रहा है, सब सच है। लेकिन हमास झुक क्यों नहीं रहा? हमास बिकने को तैयार क्यों नहीं है? हमास समझौता क्यों नहीं कर रहा? यह एक बड़ा सवाल है जो डिस्कस हो रहा है। इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। 2 वजहें हैं, आपको मैं दिखाता हूं। एक बयान इजराइल के एक टॉप ऑफिशियल का, बड़े अधिकारी का, उनका यह कहना है कि फिलिस्तीनियन अथॉरिटी जो है पीए, उसको वेस्ट बैंक में भी रूल नहीं करने दिया जाएगा। आपको याद होगा कि पहले इजराइल लगातार कह रहा था कि हमास को किनारे किया जाएगा और वेस्ट बैंक और गजा दोनों में पीए का रूल होगा। पीए अमेरिका की सारी बातें मानता गया, यहां तक उसने मान लिया कि जो लोग शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज को जो मदद मिलती है वो मदद भी बंद कर दी गई। यहां तक हुआ कि वेस्ट बैंक के अंदर जो इस समय तबाही चल रही है उसका शुरुआत में पीए ने साथ दिया इजराइल का।
हमास के लोगों को गिरफ्तार करवाया, रेजिस्टेंस के लोगों को गिरफ्तार करवाया, और उसके बावजूद वेस्ट बैंक तबाही की तरफ बढ़ रहा है और पीए को किनारे लगाया जा रहा है जो हथियार नहीं उठाता। तो अगर सारे कोऑपरेशन के बावजूद पीए को बाहर किया जा रहा है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को सत्ता से बाहर किया जा रहा है, तो हमास के साथ क्या बिहेव होगा अगर वो समर्पण कर देता है, अगर वो सारे होस्टेजेस को सौंप देता है, ये समझना मुश्किल काम नहीं है। दरअसल नेतन्याहू की दिक्कत हमास और पीए या किसी और से नहीं है। हमास तो खुद उसकी पैदाइश रहा है, उसने हमास को आगे बढ़ाने में मदद की है। वो किसी भी तरह से फलस्तीन को खत्म करना चाहता है, धरती के नक्शे से फलस्तीन को पूरी तरह से मिटाना चाहता है और पूरे के पूरे इलाके पर इजराइल का कब्जा चाहता है। इसीलिए चाहे पीए हो, चाहे हमास हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, वो थोड़े दिन तक साथ दे सकता है जब तक उसका फायदा है, उसके बाद उसको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। वो जो ऑफिशियल है, सोचिए, वो इस बात का दावा कर रहा है कि इस साल सबसे ज्यादा डिमोलिशन हुए हैं, सबसे ज्यादा घरों को जमींदोज किया गया है। ये वहां पर सेलिब्रेशन की चीज है। लोगों के घर तोड़ना, घरों को कब्जा करना, यह वहां पर देशभक्ति है और नेतन्याहू इसको लीड करता है। आप उस आदमी से उम्मीद करते हैं कि वो कोई समझौता करने के बाद फलस्तीनियों को चैन से रहने देगा, तो यह उम्मीद नादानी नहीं है, यह उम्मीद दरअसल बेशर्मी है। और अरब मुल्कों का हाल बताने की जरूरत नहीं है। खबर यह है कि जॉर्डन ने अभी इस बात पर समझौता किया है या इस बात का प्रपोजल दिया है कि 3000 हमास के लोगों को गजा से निकाल दिया जाए, कहीं एग्जाइल में भेज दिया जाए और उसके बाद वहां पर समझौता हो जाए। तो सबकी प्रॉब्लम जो है वो हमास से ही है, चाहे वो सीसी हो, चाहे वो जॉर्डन के शाह हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, सबकी प्रॉब्लम जो है वो हमास से ही है, क्योंकि हमास इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जो लड़ रहा है। जो नहीं लड़ रहे हैं उनके बारे में तो वो जानते हैं कि उनको कभी भी चुप कराया जा सकता है। जो अमेरिका के टुकड़ों पर पल रहे हैं उनको कभी भी चुप कराया जा सकता है। जो लड़ रहे हैं वही उनके लिए मुश्किल है, और इसीलिए चाहे हूथी हो या हमास हो, उनके खिलाफ वो लगातार खड़े हैं। हूथी के ऊपर अमेरिका हमले कर रहा है तो सऊदी अरबिया उसमें मदद कर रहा है। सऊदी अरबिया आराम से वहां पर हर तरह की मदद कर रहा है। हूथी के साथ तो उसकी खुद की लंबी लड़ाई चली है। हूथी ने यमन की सत्ता से जिनको हटाया है वो सऊदी अरब के ही, तो जो भी लफ्ज आप यूज करना चाहिए वो हैं। उधर हूथी जो है लगातार लड़ने पे लगा हुआ है। उसने कहा कि 14वां रीपर हमने मार के गिरा दिया। अमेरिका ने कहा झूठ है। आज उसने बाकायदा वीडियो जारी किया और दिखाया जब उसने रीपर को गिराया था, और यही नहीं, एक फोटो भी जारी की जिसमें उसके टुकड़े लेकर एक आदमी जा रहा है। तो मिलियंस का जो रीपर था, जो ड्रोन था, उसको मार गिराया है, और एक दो नहीं 14 रीपर्स मार गिराए हैं हूथी ने। हूथी का भी नुकसान हो रहा है, उसके लोग मारे जा रहे हैं, लगातार घरों पर हमला हो रहा है, लेकिन वो भी झुकने को तैयार नहीं है। उसका कहना है हमारे पास बहुत ड्रोन है, बहुत हथियार है, और बताया गया है कि कल परसों में 3 लड़ाइयां उसने लड़ी हैं यूएस से। समंदर के अंदर समंदरी जो जहाज थे उनके 3 जहाजों को नुकसान पहुंचाया है। तो जंग तो वहां चल रही है। यही चाहता है अमेरिका कि कैसे भी ईरान हूथी को कंट्रोल करे, कि हूथी जंग बंद कर दे। बहुत आसान काम है। आप इजराइल और गजा के बीच, इजराइल और हमास के बीच समझौता करवा दीजिए। जो समझौता पहले लागू हुआ था उसको लागू करवा दीजिए, अपने आप सारी जंग बंद हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि इजराइल जो चाहे वो करे। और इजराइल का क्या है, कल मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट में सिनाई वाला जो इलाका है, जो इजिप्ट का इलाका है, उस इलाके पर इजिप्ट ने अपनी आर्मी को तैनात किया है। इजराइल को उससे दिक्कत है। आज की कहानी आप सुनिए। टर्की का यह कहना है कि जो T4 एयर बेस है सीरिया का, जो बेहद इंपॉर्टेंट एयर बेस है, उस पर वो कब्जा करेगा, उसको अपने कब्जे में रखेगा। सीरिया तो मतलब वही गरीब की लुगाई वाली जो कहावत है कि जिसका मन करेगा वो कब्जा करेगा। इधर से इजराइल कब्जा करता जा रहा है, उधर से टर्की कब्जा करता जा रहा है। तो इजराइल जब पूरे साउथ सीरिया पर कब्जा कर लेता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब टर्की यह बात कह रहा है कि हम T4 पर कब्जा करेंगे, तो इजराइल क्या कह रहा है, हमारे सिक्योरिटी के लिए खतरा है। यानी जो मुल्क आपके आसपास हैं उनके पास हथियार ही ना हो, वो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहें और आप जितना चाहें उतना अंदर घुसते जाएं। अगर ये नहीं है तो आप कहेंगे हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। ऐसे तो दुनिया के हर मुल्क के सिक्योरिटी को खतरा है। भारत कहे कि पाकिस्तान के पास आर्मी है, नेपाल के पास आर्मी है, बांग्लादेश के पास आर्मी है, लंका के पास आर्मी है, तो हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। भाई, हर कंट्री अपने आप को मजबूत तो करेगी ना, इससे दूसरी कंट्री को खतरा कहां से हो जाता है। आपके ऊपर कोई हमला तो कर नहीं रहा है, लेकिन वो चाहता यही है कि इस इलाके में
मिडिल ईस्ट के इलाके में उसके आसपास के जितने मुल्क हैं सब हाथ जोड़ के खड़े रहें और इसके लिए अमेरिका का यूज करता है अपने गुंडे की तरह। और अमेरिका वो रोल खुशी खुशी क्यों निभा रहा है यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने कल आपको बताया था कि एर्दोगान के लिए मुश्किलें उनके देश के अंदर भी बढ़ रही हैं और बाहर भी बढ़ रही हैं। अंदर लगातार आंदोलन चल रहे हैं, लगातार उनको गद्दी से हटाने का खेल चल रहा है, और बाहर जब उनका काम निकल चुका है, असद को गद्दी से हटाया जा चुका है, तो अब उनके पर कतरने की पूरी तैयारी चल रही है। इजराइल जब कहता है कि हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, इसका मतलब यह है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर पर कतरने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। तो कल को एर्दोगान को अंदर और बाहर दोनों से मुसीबतें झेलनी पड़े तो उनको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरी जंग में इजराइल का साथ दिया है, असद को गद्दी से हटाकर इजराइल के लिए रास्ता आसान किया है। और अब उनको अगर इजराइल हटाना चाहता है तो वो सिर्फ इतिहास दोहरा रहा है जो उसने सदाम के साथ किया, जो उसने दूसरे लीडर्स के साथ किया। अगर वो इतिहास उनको नहीं पता था और वो उछल रहे थे कि अब बस दुनिया में 3 लीडर बचे हैं जिसमें से एक वो खुद हैं, तो ये उनकी ही नादानी है, उनकी ही बेवकूफ़ी है, कोई उनको समझा नहीं सकता। उधर सीसी और ट्रंप की बात हुई है, जिसके बाद ट्रंप का बयान आया है कि मैं बातचीत से बहुत खुश हूं। अब यह बातचीत क्या हुई है? ट्रंप के रिविएरा प्लान को फिर से लागू करने की बातचीत है या सीज फायर को लागू कराने की बातचीत है, यह तो हम नहीं जानते। जहां तक अल अरबिया का सवाल है, जो सऊदी अरब का चैनल है, उसका कहना है कि रिविएरा वाला जो प्लान है वो फिर से रिवाइव हो रहा है और सीसी उसके लिए तैयार हो रहे हैं। अगर सीसी उसके लिए तैयार हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आश्चर्य होना चाहिए, क्योंकि सीसी तो नहीं, लेकिन उनकी जो कंट्री है वो इजराइल के साथ समझौता करने वाली पहली कंट्री थी उस इलाके की, और $1 बिलियन उनको हर साल मिलता है आर्मी की मदद में और बाकी सब मदद में। जब ट्रंप सबकी मदद काट रहे थे तो भी उन्होंने इजिप्ट की मदद नहीं काटी थी। तो अगर वो झुक जाते हैं अमेरिका के सामने तो इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेबनान में खलबली चल रही है, उसके राष्ट्रपति ने भी बयान दिया है कि जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है वो ठीक नहीं है और हम ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि लेबनान की गवर्नमेंट कुछ करेगी इस बात की उम्मीद तो मुझे नहीं है। कासिम साहब ने कल जरूर बयान दिया था, लेकिन हिजबुल्लाह जिस तरह से पिछले 1 महीने से हम देख पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं उन्होंने समझौता कर लिया है या फिर वो लड़ने की कंडीशन में नहीं है, या लेबनान की इंटरनल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं कि हिजबुल्लाह अभी लड़ने की नहीं सोच पा रहा है। क्या है यह समझना थोड़ा मुश्किल काम है, शायद वक्त के साथ समझ में आए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है ईरान और अमेरिका का। ट्रंप लगातार प्रेशर बढ़ा रहे हैं। कल भी उन्होंने सैंक्शन किया है कुछ लोगों को, कुछ कंपनियों को, कुछ लोगों को सैंक्शन किया है जिनके ऊपर आरोप यह है, जिनके बारे में आरोप लगाया गया है कि वो ईरान का जो ड्रोन है वो खरीदते हैं। चाइनीज और ईरानी कंपनियों को उन्होंने सैंक्शन किया है। अब पहले ईरान को सैंक्शन किया जाता था कि वो किसी और से हथियार ना खरीद सके, अब किया जा रहा है किसी और को हथियार बेच ना सके। और इतनी सैंक्शनिंग के बीच में उम्मीद यह की जा रही है कि समझौता करेगा ईरान। ईरान का पहले कहना है कि आप अगर मैक्सिमम प्रेशर के तहत समझौता करने की बात करेंगे तो हम नहीं करेंगे। समझौता बराबरी की टेबल पर बैठकर होता है। अगर ट्रंप आसमान में बैठकर समझौते की बात करेगा तो वो नहीं होने वाला है। एक और खबर है, अगले महीने या शायद इसी महीने ट्रंप सऊदी अरबिया और कुछ और मिडिल ईस्ट के देशों में आ रहा है। क्या करने आ रहा है, कौन कौन से अरब देशों ने उससे क्या वादा किया है, कितने अरब देश अब पीठ की जगह फलस्तीनियों के सीने में छुरा भोंकने को तैयार हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब वो आएगा और बातचीत बाहर होगी। फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच में जंग की जिस तरह की संभावना बनी हुई है वो बेहद चिंता पैदा करने वाली है, बेहद परेशानी पैदा करने वाली है। देखना होगा कि रशिया के कूदने के बाद इसमें कोई सलूशन निकलता है या फिर हालात और बिगड़ते चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।